सबको ग्रीटिंग्स। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आप देख सकते होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग है क्या आखिर? ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट का कॉस्ट और इनकम डिटर्मिनेशन का ये दो तरीका है। ठीक है, कौन सा? एक पहला मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे बुक में भी है, हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। ठीक है, तो दो, जैसे हम लोग देखे सिंपल में इंट्रोडक्शन में कि ये क्या है, इनकम डिटर्मिनेशन का टेक्निक है और प्रोडक्ट कॉस्टिंग का। मतलब ये दो तरीका है जिससे हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट और इनकम कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना आया, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी तक जैसे हम लोग जो बना रहे थे, है ना, कॉस्ट स्टेटमेंट जो बना रहे थे कि कितना मेरा टोटल कॉस्ट आया, है ना, जो हम लोग सिंगल यूनिट सिंगल कॉस्टिंग में भी कर रहे थे, है ना। तो पहले क्या निकालते हैं? प्राइम कॉस्ट, ठीक है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग बना रहे थे उसी का ही ये रूप है। ठीक है, कि हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी जितना भी मेरा कॉस्ट आ रहा है डायरेक्ट वाला उसको जोड़ दिए, फैक्ट्री के लेवल पे कितना आ रहा है उसको जोड़ दिए। ठीक है, फिर इसके बाद वाला जो भी कॉस्ट है सब जुड़ते जाएगा। ठीक है, और अंतर क्या है फिर इसमें? आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में, इसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये फिक्स्ड कॉस्ट है। इसमें ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, इसमें सारे ही कॉस्ट को ले रहे हैं। अगर डायरेक्ट वाला है तो ये तो डायरेक्ट है, तो ये तो वेरिएबल ही कॉस्ट हो गया पूरा तरीके से। फैक्ट्री में भी कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल है, ठीक है, और कुछ कॉस्ट होते हैं जो फिक्स्ड है। ठीक है, इसी तरह आपका ऑफिस वाले में भी कुछ कॉस्ट होंगे जो वेरिएबल है, जो कुछ कॉस्ट फिक्स। इसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कॉस्ट ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग, ज़रूरी नहीं है बांट के देखेंगे कि ये वेरिएबल है ये फिक्स्ड है। मतलब क्या है सिंपल में कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जितने भी कॉस्ट हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारे चले जाते हैं। उसको हम लोग क्या मानते हैं? प्रोडक्ट का कॉस्ट, कि हमको प्रोडक्ट बनाने में ये लग चुके हैं कॉस्ट, तो ये प्रोडक्ट का ही हिस्सा है। तो इसीलिए हम लोग सबको प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, जैसा हम लोग करते भी आए हैं ना। हम लोग जोड़ते जा रहे थे ना, जितना जैसे डायरेक्ट है तो प्राइम कॉस्ट हो गया, फिर फैक्ट्री में कितना खर्च है तो वो आ गया। ठीक है, फिर ऑफिस में, फिर सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम लोग सब करके जोड़ते जा रहे थे। तो उस समय हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। हम लोग क्या कर रहे थे? बस जोड़ते जा रहे थे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट होता है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का ही हिस्सा मान लेते हैं, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है, एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाए। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, हम लोग डिफरेंस देखते हैं किसका कि वेरिएबल कॉस्ट है या हमारा फिक्स कॉस्ट है। तो वेरिएबल जो कॉस्ट है उसी को मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा रहेगा। और जबकि फिक्स कॉस्ट क्या है, ये बोला जाता है, हाँ ये तो टाइम के बेसिस पे है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पीरियड कॉस्ट। ठीक है, पीरियड कॉस्ट हो गया हमारा कौन सा? फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या मान रहे हैं हम? प्रोडक्ट कॉस्ट हम इसको मान रहे हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब क्या हुआ? फिर से जो भी हमारा प्रोडक्ट का हम जिन खर्चों को भी हम प्रोडक्ट का हिस्सा मान ले रहे हैं। तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ कंसीडर किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, किसका? प्रोडक्ट का हिस्सा। इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अभी तो बस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इलस्ट्रेशन अभी देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनमें जो बेसिक अंतर है। यहाँ पे क्या है, फिर से एब्जॉर्प्शन वाले में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा क्या हो रहा है, कोई भी कॉस्ट जो है वो हम बिना ये देखे चार्ज कर सकते हैं कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। ठीक है, तो दोनों ही इसमें कैलकुलेशन में चले जाते हैं। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट का ये हिस्सा है। जबकि मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग सिर्फ किसको बोल रहे हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारा, वही हमारा प्रोडक्ट के कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कहाँ चल जाएगा? उसको बोल रहे हैं पीरियड कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ मेन जिसको कंसीडर करते हैं वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है,
चलिए अब एक एक करके थोड़ा इनका फीचर्स और ये सब मतलब थ्योरी पोर्शन हल्का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट होता है इसे बुक में आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, फिर इसमें है ना उसमें क्या बताया गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कि ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, गुड्स जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं या जो भी हम सर्विस देते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो उसमें फिर क्या बताया गया, इसका अलग अलग नाम है फिर। ठीक है, तो आप कॉपी में लिख लीजिए, तो टॉप मार्जिन में लिखिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्लैश, इसका अलग अलग नाम क्या है, स्लैश दीजिए, फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट, फिर स्लैश दीजिए, लिखिए कॉन्वेंशनल, CONVENTIONAL, कॉन्वेंशनल, और ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग, फिर स्लैश दीजिए, टोटल कॉस्ट अप्रोच, टोटल कॉस्ट अप्रोच, टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट क्यों इसमें बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे हम लोग देखे कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को भी प्रोडक्ट का हिस्सा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक और नाम है ना, एक और नाम क्या है, लिखिए स्लैश करके, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, HISTORICAL, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट भी हो गया, टोटल कॉस्ट अप्रोच या हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, तो ये अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इसको भी जानना है हम लोग को। और देखिए एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया कि ओल्डेस्ट है और मोस्ट वाइडली टेक्निक है, मतलब इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा क्या होता है, पालन होता है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको एक मार्क्स में अगर ये नाम अलग अलग किसी का भी है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कौन सा ओल्डेस्ट टेक्निक है, मार्जिनल की एब्जॉर्प्शन, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों में ज़्यादा पुराना कौन है, ज़्यादा यूज़ कौन हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखा हुआ है देखिए, तो ICMA लंदन का एक डेफिनेशन है। ठीक है, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट को भी एलोकेट किया जाता है कॉस्ट यूनिट्स में, है ना। जैसा हम लोग देख ही रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों कॉस्ट आ जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। इन दोनों को किसका हिस्सा मानते हैं, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कॉस्ट का ही हिस्सा मानते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर एक बहुत अच्छा यहाँ पे बताया हुआ है कि इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी कॉस्ट है, मतलब वही फिर से देखिए, फिर से रिपीट हो रहा है ताकि आपका और कॉन्सेप्ट कंक्रीट हो जाए, अच्छा से आप समझ जाएं। कौन कौन सा, ऑल कॉस्ट मतलब क्या हुआ, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। जो भी हम काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट में कोई अगर ऑपरेशन है, मतलब कोई हमारा गतिविधि है तो उसमें, या कोई प्रोसेस हम अपनाते हैं तो उसमें, मतलब दोनों कॉस्ट चार्ज हो जाएंगे। सिंपल में जितना भी कॉस्ट है आपका, जब हम लोग सब चार्ज कर देते हैं, तो वो कौन सा टेक्निक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग लिखा हुआ है, तो जैसा अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि ये सब क्या कर रहे थे, फीचर्स ही तो डिस्कस कर रहे थे, है ना। ठीक है, कि पूरा कॉस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग इसको और जब आगे जाके इलस्ट्रेशन भी करेंगे, तब आप जो इसका कुछ कुछ पॉइंट जब प्रैक्टिकल भी कर लेंगे तो आप समझेंगे। ठीक है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो हम लोग जो डाउट क्लासेस होंगे उसमें आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अभी इलस्ट्रेशन भी जब करेंगे ना, तो एक बार जब ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे, तब तक हो सकता है जो पॉइंट में आप फंसे थे वो आपका क्लियर ही हो जाए। ठीक है, चलिए फिर देखिए, इसी में एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो टोटल जो इम्पोर्टेंट लग रहा है इसमें, जैसा हम लोग जानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड हो, सारे फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और फिर देखिए एक पॉइंट में है कि अटेंशन यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल में यहाँ प्रॉफिट क्या हुआ, जितना भी सेल्स रेवेन्यू है उससे हम जितना भी कॉस्ट है सारा कॉस्ट माइनस करने के बाद हम लोग लेते हैं वो। और फिर प्रॉफिट जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है सेल्स का। ठीक है, सेल्स और प्रॉफिट का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा मतलब सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, अगर जितना मेरा सेल्स बढ़ता है उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस केस में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, और फिर क्या है,
हमारा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए जैसे बताया गया ये सूटेबल टेक्निक नहीं है। कैसे नहीं, आगे देखेंगे जब मार्जिनल में हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिर एडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिर बताया गया है, क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो एक दो डिस्कस कर लेते हैं, वैसे आप पढ़ेंगे और जैसे हम बोले कि इलस्ट्रेशन जैसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको देखते हैं, है ना। तो इस ये एक्चुअल में हम लोग अकाउंट्स में भी क्या करते हैं, जितना भी कॉस्ट होता है उतना ही हम लोग पूरा ही तो शो करते हैं, है ना। ठीक है, तो वो एक पॉइंट में ये है। फिर आपका सारा ही कॉस्ट, क्योंकि इसमें हम लोग लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मैचिंग प्रिंसिपल है, अकाउंट्स 1 में भी हम लोग देखें मैचिंग प्रिंसिपल, जो कि क्या बोलते हैं कि जितना भी कॉस्ट और रिवेन्यू है एक ही पीरियड का, ठीक है, वो क्या हो जाए उसी साल ही हमारा आ जाए बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, उसी से हमारा प्रॉफिट और लॉस निकले। ठीक है, ठीक है, तो कॉस्ट और हमारा जो भी रिवेन्यू है उसको मैच किया जाता है। ठीक है, फिर कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज है आपका, देखिए जैसे यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या होगा, कांस्टेंट ये मानते हुए करते हैं कि अगर हमारा आउटपुट जो है वो हर साल क्या हो, सेम हो, तो क्या होगा, मेरा टोटल कॉस्ट पर यूनिट सेम आएगा। जबकि ऐसा तो होता नहीं है कि हर साल हमारा आउटपुट सेम हो, ये फर्स्ट पॉइंट में है ना, क्योंकि चेंज होते रहता है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि इस साल जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अगले साल भी उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। फिर देखिए ये जैसा एक हम लोग पॉइंट डिस्कस किए थे, डिसीज़न लेने के लिए, मैनेजरियल डिसीज़न के लिए ये उतना सुटेबल टेक्निक नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे अब बोले हम आगे जब हम लोग करेंगे ना इलस्ट्रेशन और मार्जिनल, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर और है एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग देखें कि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ आउटपुट पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग कॉस्ट यूनिट कॉस्ट है ऑब्टेन होगा अगर हमारा क्या होगा, अलग अलग लेवल्स ऑफ आउटपुट है। ठीक है, तो जैसे ही हम अपना लेवल ऑफ आउटपुट क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। और अगर हम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, घटाएंगे, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट घट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसा हम लोग देख रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम लोग ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट के कारण ये हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है, इसके कारण थोड़ा हमको कंपैरिजन और कॉस्ट कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, ज़्यादा बेटर क्लियर होगा कब, जब हम लोग आगे इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आप अभी इसको सुनिए, फिर आप भी जब पढ़िएगा तो कहीं डाउट होगा तो ये करेंगे। अभी पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अभी जल्दी है ना, तो हम लोग जो मेन पॉइंट्स है और मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का कुछ पॉइंट्स हम लोग कवर कर लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में लिखिए, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो अलग अलग नाम है, ठीक है, लिखिए मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, डाउट क्लासेस में आपको जहाँ भी किसी भी पॉइंट में डाउट होगा आप पूछिएगा। ठीक है, कुछ भी कहीं पे भी लगेगा कि ये पॉइंट है या यहाँ पे ये क्या है। ठीक है, तो अलग अलग नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग का, लिखिए मार्जिनल कॉस्टिंग स्लैश वेरिएबल कॉस्टिंग स्लैश डायरेक्ट कॉस्टिंग, सब एक चीज़। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, चलिए, तो जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ये एक टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना, जिसमें हम लोग मेनली किसको लेते हैं, वेरिएबल वाले खर्चों को हम लोग मानते हैं बेसिस, है ना, कि इससे हम अपना डिसीजन बना सकते हैं। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं माना जाता, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं माना जाता, उसको क्या बोला जाता है, पीरियड कॉस्ट। ठीक है, पीरियड कॉस्ट मतलब कि उस जिस टाइम का है वो उस टाइम में ही हम दे देते हैं, मतलब वहीं उस टाइम में इंक्लूड हो जाएंगे, बस प्रोडक्ट कॉस्ट का वो डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल में हम लोग समझते हैं। बुक में भी देखिए आपका प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट लिखा हुआ, उसको टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, कॉन्सेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अलग अलग प्रॉफिट चार्ज करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है। अलग अलग हम लोग कॉस्ट यहाँ पे ले रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ और कॉस्ट ले रहे हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग में कुछ और ले रहे हैं, तो इसका इफेक्ट होगा, क्या क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मीनिंग इसमें देखिए फिर अलग से भी लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या बताया गया है इसमें, मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करने का, एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। कि मतलब जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक कंपनी बनाती है 100 यूनिट्स, है ना, लिखा हुआ है बुक में देखिए 100 यूनिट्स एक कंपनी बनाती है, ठीक है, हर मंथ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ कितना आ रहा है इनका, 4000। 4000 क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितना आ रहा है इनका, 220। अब फिर क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट पर मंथ कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितना होगा, देखिए एक 100 यूनिट्स है और एक यूनिट बनाने का खर्च इनका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना जा रहा है, 220। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया, ठीक है। तो मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट जो हम लोग बोलते हैं, देखिए बुक में कितना है, 100 यूनिट्स हो जाएगा और हर एक यूनिट का कितना लग रहा है, 220। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, लिखा हुआ है बुक में भी देखिए 22,000। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कितना, फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हुआ है 4000, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना आया, टोटल कॉस्ट मेरा आया कितना, 26,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, 26,000 हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो 26,000 ध्यान रखना है हमको आया। अगर लिखा हुआ है एक यूनिट से प्रोडक्शन हम बढ़ा देते हैं, मतलब एक और यूनिट बढ़ा देते हैं, बना देते हैं एक और, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो अब कितना पे निकलेगा, यूनिट बढ़ गया ना, तो यूनिट पहले 100 था, अब एक और बढ़ा दिए तो कितना यूनिट्स हो गया, 101। और एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 220। तो अब कितना हो जाएगा, अब जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,220, ठीक है। अब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी प्लस करिए, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा, है ना, तो वो कितना है, 4000 ही है। तो अब इसका टोटल कितना आ गया, 26,220। तो देखिए इससे पहले कितना आया था, अगर एक यूनिट हम कम बना रहे थे, मतलब 220 यूनिट जब हम बना रहे थे तो कितना आ रहा था, उस समय तो हमारा आ रहा था 26,000, है ना, 26,000 ही आ रहा था ना, हाँ ठीक है। तो इस बार कितना बढ़ा, इस बार जैसा हम लोग देख सकते हैं सिर्फ 220 से बढ़ा, ठीक है, 26,220 माइनस 26,000, तो कितना से बढ़ा, बस 220 से। और 220 ही तो है एक यूनिट का दाम, तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ, एक यूनिट प्रोड्यूस करने का जो वेरिएबल कॉस्ट हमारा लगता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना लगा हमको, एक्स्ट्रा भी तो 220 ही लगा, हम लोग तो रिजल्ट भी देख लिए ना कि एक यूनिट जब बढ़ाए तो 26,000 था पहले, अभी कितना हो गया, 26,220, तो बढ़ा कितना, 220 से बढ़ा। तो इसमें हम लोग ये देख लिए कि बढ़ता भी कितना से, बस मार्जिनल कॉस्ट से बढ़ता है, किस मेथड में, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में, याद रखना है ये मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड हम लोग देख रहे हैं या वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि ये क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग, एक यूनिट प्रोड्यूस करने का, और अगर एक यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे तो मेरा एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लगेगा, एक्स्ट्रा बस उतना ही कॉस्ट लगेगा, कितना, जितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब क्या हुआ इसका सिंपल में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, सेम होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, रिमेन्स सेम, ठीक है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये तो हम लोग देख लिए किसके अंडर, हम लोग अभी देख रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हम लोग इसके अंदर देखे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसका, क्योंकि इसमें मेनली वेरिएबल कॉस्ट को लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में मतलब बेसिस क्या बनता है, जितना भी आपका सेल्स है, सेल्स से हम लोग क्या हटाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे, ठीक है। तो क्या आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और यही हमारा डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा। तो हम देखते हैं, है ना, आगे अभी इलस्ट्रेशन देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो समझने में आपको आसान होगा, ठीक है, तो उसको नोट भी कर लेंगे हम लोग कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए
ठीक है, तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। क्या है, पहला जैसे देखे हम लोग है ना कि दो फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट दिया जाता है, फिर सिर्फ फिक्स वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानते हैं, किसमें, इस मार्जिनल कॉस्ट में, है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में। फिर जितना भी हमारा स्टॉक रहता है उसको हम लोग वैल्यू करते हैं कैसे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो टोटल कॉस्ट पे वैल्यू हो गया, लेकिन हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। इलस्ट्रेशन देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमको लगा ये रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए फिर से अगर गया है तो कोई बात नहीं, रहने देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ, अच्छा एक पॉइंट और है इसमें, तो भले ही हम वेरिएबल कॉस्ट को मेन कॉस्ट मानते हैं मार्जिनल कॉस्ट में, लेकिन इसका अगर टोटल कॉस्ट हमको निकालने बोला जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितना आया मार्जिनल कॉस्ट में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी करके निकालेंगे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। लेकिन बस बोला जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, तो मार्जिनल कॉस्ट तो यही है, वेरिएबल कॉस्ट को ही तो मार्जिनल कॉस्ट बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन जब देखेंगे तो क्लियर होगा ये। अब देखिए, एक हेडिंग है उसमें, यही वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है वो बताया गया। तो कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर या वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या आता है, तो देखिए क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, है ना, डायरेक्ट वेजेस, तो ये तो वेरिएबल है क्योंकि बदलेगा ना जैसे जैसे हम अपना क्या करेंगे, आउटपुट बढ़ाएंगे, है ना। फिर अदर, जितना भी अदर डायरेक्ट खर्चा है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्या वेरिएबल, अब जितना भी है वो भी ऐड हो जाएगा। जैसे वेरिएबल क्या बताया गया है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वो भी यहाँ आ गया। मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, डायरेक्ट तो वेरिएबल होता ही है क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन मतलब जितना हम बनाएंगे तब ना हमको और मटेरियल का ज़रूरत होगा, और वेजेस का। वेरिएबल क्या होता है, जो बदलता है, ठीक है, चेंज कर जाए जो, ठीक है। और अदर भी डायरेक्ट ही है, तो ये भी क्या है, ये भी वेरिएबल है। तो जितना भी वेरिएबल, डायरेक्ट और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सब किसका हिस्सा हो गया, हमारा मार्जिनल कॉस्ट का हिस्सा हो गया। फिर एक नोट में बताया गया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, फिक्स्ड खर्चा है जो कि कंसीडर नहीं किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट में। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो आप कर लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, लिखिए, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। लिखिए, इन मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर से, इन मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं। मतलब प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कितना आएगा, टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जितना भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, और लिखिए नीचे में एंड एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड फिर नीचे लिखिए एक लाइन ऐसे, तब क्लियर है। फिक्स्ड कॉस्ट इज ट्रीटेड एज and fixed cost is treated as period cost। ठीक है, लिख लिए। चल, ये हो गया हमारा। ठीक है, चल ये हो गया हमारा। अब एक कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, लिखिए तो